अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टीच द नेशन चैनल पर खुशामदीद। हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। इससे पहले हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इसके शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज केमिस्ट्री हेल्प अ डॉक्टर टू नो अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन्स। केमिस्ट्री किस तरह एक डॉक्टर की हेल्प करती है कि वो मेडिसिन्स की नेचर के बारे में जान सके। ठीक है, और मेडिसिन्स की नेचर के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि जब तक हमें किसी मेडिसिन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होगा, हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने पेशेंट को क्या मेडिसिन देनी है और कितनी अमाउंट में देनी है। ठीक है, लेट्स सी केमिस्ट्री किस तरह हेल्प करती है एक डॉक्टर की। ठीक है, analytical chemistry identify unknown compounds, that is qualitative analysis, and to find out the quantity of substances, that is quantitative analysis present in drugs। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। ये जो रेड में लिखा है क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें आप लोग। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री किसी भी ड्रग में, ड्रग की बात हो रही है, किसी भी ड्रग में कितने कंपाउंड्स मौजूद हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर सकती है। और सेकंड क्या कर सकती है कि जो कंपाउंड्स हमने आइडेंटिफाई किए वो कितनी कितनी अमाउंट पे मौजूद है, यानी उनकी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकती है। ठीक है, अभी जो अननोन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने का मेथड होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी क्वालिटी, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं प्रेजेंट। ठीक है ना, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है कि जो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वो कितनी कितनी अमाउंट में, कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकती है एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकती है, जिसके थ्रू हम ड्रग्स के बारे में जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका पॉइंट है, अ डॉक्टर कैन फाइंड आउट द केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन्स बाय यूटिलाइजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एक डॉक्टर मेडिसिन्स की केमिकल नेचर के बारे में जान सकता है। कैसे जान सकता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज हो रही हैं उसके ज़रिए मेडिसिन्स पे का एनालिसिस कर सकता है और उसकी केमिकल नेचर के बारे में जान सकता है। ओके, होप दिस आंसर वुड बी क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन व्हाट वेज डज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स। ठीक है, कि किस तरह टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो होती है, यानी कि जो न्यू टेक्निक्स नई हमने इनोवेशन करनी होती है टेक्नोलॉजी में, ठीक है, वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमारी कैसे हेल्प करती है कि हम न्यू मटेरियल्स की डेवलपमेंट कर सकें। यानी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, मज़ीद इजादात हो रही हैं टेक्नोलॉजी में, वो कैसे न्यू मटेरियल्स की डेवलपमेंट पे हमारी हेल्प करती है, इसका हम आंसर देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमारी हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल। क्योंकि हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को, इसलिए हम केमिस्ट्री के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से क्या होता है कि किसी भी मटेरियल की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, एंड इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि जब हमने किसी मटेरियल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जान लिया, समझ लिया, तो हम उसी मटेरियल को यूज़ करते हुए एडवांस मटेरियल मैन्युफैक्चर करेंगे। उस एडवांस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो न्यू होंगी। ठीक है ना, हमारी डिज़ायर के मुताबिक होंगी। ठीक है, लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, creating advanced material for aerospace application require understanding the chemical properties of material। कि एरोस्पेस एप्लीकेशन के लिए अगर हमने एडवांस मटेरियल बनाना है, तो एडवांस मटेरियल बनाने से पहले हमें मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए कि क्या जो हमने एरोस्पेस में मटेरियल यूज़ करना है वो लाइट वेट होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी प्रॉपर्टी हमें कैसे कंफर्म होंगी किसी मटेरियल की, थ्रू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ओके, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, कोई टेक्निक्स हो गई, FTER तो बहुत बेसिक लेवल की है, लेकिन एनालिटिकल में और बहुत सी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, और जब हमें किसी प्रॉपर्टी का पता चल जाएगा तो फिर हम उसको यूज़ करते हुए न्यू मटेरियल बनाएंगे।
ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन जियोकेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सिंपल हम डिफरेंस लेंगे आपकी बुक में से ही। जियोकेमिस्ट्री और एस्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट डिफरेंस है जियोकेमिस्ट्री इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। जियोकेमिस्ट्री क्या होती है कि अर्थ क्रस्ट में यानी कुराए अर्थ पर हम एलिमेंट्स की केमिकल कंपोजिशन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कि वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं, क्या क्या उनकी क्वांटिटी मौजूद है, एंड ट्रांसपोर्टेशन, और इसके अलावा एलिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहे हैं, इस सब को हम डिस्कस करते हैं जियोकेमिस्ट्री के अंडर। ठीक है, अर्थ में जितने भी एलिमेंट हैं उनके बारे में अगर हमने डिस्कस करना है तो वो हम करेंगे जियोकेमिस्ट्री में। अब देखते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। Astrochemistry it deals with the study of chemical processes and reactions that occur in astronomical environment। कि एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट में यानी अर्थ के अलावा जितनी भी कायनात है, ठीक है, उसमें क्या क्या केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो वो आता है एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। ओके, इसका सेकंड डिफरेंस देखते हैं। अच्छा, बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ये आपकी बुक में से ही ली हुई है। बेहतर होता है कि बोर्ड के पेपर में आप लोग बुक की वर्डिंग यूज़ करें ताकि एग्जामिनर को भी कोई इशू ना हो और आपके मार्क्स का भी कोई इशू ना बने। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम इसका। जियोकेमिस्ट्री में हमने सेकंड पॉइंट लिखा है इट इज़ कंसर्न विद द अर्थ ओनली, कि अर्थ में जितनी भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी हमने स्टडी करनी है केमिस्ट्री में, वो सारी जब हम करते हैं तो वो जियोकेमिस्ट्री में आती है। ठीक है, ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं और ये भी वही है सिंपल, कि अर्थ में जितने भी प्रोसेसेस वगैरह हैं, ये जो स्टडी है बेसिकली अर्थ से रिलेटेड है। ठीक, अच्छा, उसके बाद है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। दिस स्टडी इज़ रिलेटेड टू स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड इंटरस्टेलर स्पेस। कि ये स्टडी क्या है कि स्टार्स में जो प्रोसेसेस हमने पढ़ने हैं या प्लैनेट्स में अदर देन अर्थ, ठीक है, कॉमेट्स यानी कि जो शहाब वगैरह होते हैं, एंड इंटरस्टेलर स्पेस हम कहते हैं कि स्टार्स के दरमियान जो स्पेस होती है ना, ऑल दो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मोस्टली हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। तो तमाम रिएक्शंस जो कि अर्थ के अलावा किसी भी जगह हो रहे हों उसको हम पढ़ते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। फोर्थ क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कोरिलेट द यूज़ ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। किसी एक एग्जाम्पल की मदद से हमने बताना है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जो है वो आपस में एक दूसरे की कैसे हेल्प करती हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या किसी मटेरियल को बनाने में। ठीक है, आपकी बुक में बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम उसमें से कोई सी एक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है इन ऑर्डर टू फिगर आउट वाई अ कार और बाइक रस्ट ओवर टाइम। कि कोई भी कार या बाइक और टाइम के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ जंग क्यों लग जाता है उस पर, ठीक है, रस्ट क्यों आ जाता है। तो हम इसको फिगर आउट करने के लिए देखते हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कैसे कैसे अपना रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या करती है। साइंटिस्ट कैन इन्वेस्टिगेट द केमिकल रिएक्शंस दैट कॉजेज रस्ट टू फॉर्म। सबसे पहले क्या होगा, रस्ट बनेगी, साइंटिस्ट क्या करेंगे कि देखेंगे कि क्या केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, क्या वजह हो रही है कि ये जो जंग है ये बाइक के ऊपर या कार के ऊपर या किसी भी आयरन मेड थिंग पर लग रहा है। ठीक है, और बेसिकली किस वजह से लगता है आपकी बुक में भी मेंशन है, मैं भी क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारा आयरन है वो जब हवा के साथ यानी एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर रस्ट की लेयर बन जाती है। ठीक है, साइंटिस्ट ने ये फिगर आउट कर लिया कि रस्ट क्यों बन रहा है, किन केमिकल रिएक्शंस की वजह से बन रहा है। टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स कुड बी कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस। टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आती है हम उसके थ्रू एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये जो रस्टिंग का प्रोसेस है कौन कौन से फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको स्पीड अप करते हैं। ठीक है, कि बारिश में पड़ा रहा है, ज़्यादा मॉइस्चर में पड़ा रहा है या खुली हवा में पड़ा रहा है, जो आयरन है या आयरन मेड थिंग्स हैं तो ज़ाहिर है उस पर रस्ट लगेगा। ओके, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट ने अपना रोल प्ले कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं इंजीनियरिंग क्या करती है।
केमिकल इंजीनियर्स हैव डेवलप स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट रस्ट। और केमिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, ऐसे आइडियाज़ लेकर आते हैं जिसके ज़रिए रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आयरन है, उस पर हमने कोटिंग कर दी जिंक की या किसी और मेटल की, ताकि वो जो है आयरन को रस्ट ना लगे। ठीक है, इस तरह ये था कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कैसे कोरिलेट करती हैं किसी भी प्रॉब्लम को डील करने में या किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में। क्वेश्चन नंबर 5, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने एक वेन डायग्राम बनानी है, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, हमने देखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। सो ये हमारे पास दो सर्कल हैं। ठीक है, दिस वन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस सर्कल इज़ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे हम देखते हैं दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं और यहाँ पे हम इनके डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिमिलरिटी क्या है इनमें। दीज आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों, दोनों में कार्बन मस्ट है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मस्ट होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो सकते हैं लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिमिलरिटी में क्या आएगा कि दोनों जो है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट पॉइंट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो मस्ट है। ठीक है, इसके बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता ही नहीं। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की कमी होती है। ठीक है, लैक ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन दोनों की हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्लियर हो जाए। सिंपल एग्जांपल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन एक ही कंपाउंड में यानी एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और इसको प्रेजेंट दोनों को एक साथ होना भी चाहिए। ठीक है, तभी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। CH4 यानी कि मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल है। और कार्बन डाइऑक्साइड में आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ कार्बन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। इसी तरह H2O अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, उसमें कार्बन नहीं है, वो भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। लेकिन अभी के लिए एक एक एग्जांपल काफ़ी है। एंड थर्ड डिफरेंस हमारे पास है, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं, दीज कंपाउंड्स यूजुअली डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आम तौर पर वाटर में डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, जैसे कि ईथर है। ठीक है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता। इसके बाद है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज कंपाउंड्स यूजुअली डिजोल्व इन वाटर। ये जो कंपाउंड्स होते हैं आम तौर पर ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। राइट, चलें जी, ये था हमारा कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अब हम। व्हाट आर द यूजेस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री? ओके, यूजेस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री आर इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन। ठीक है, कि जो हम पावर जनरेट करते हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं न्यूक्लियर के थ्रू यानी रेडियो एक्टिविटी के थ्रू, या फिर हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस के थ्रू जो पावर जनरेट करते हैं उसको हम न्यूक्लियर पावर जनरेशन कहते हैं। उसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा भी हम पावर जनरेट करते हैं, जैसे वाटर से करते हैं, सनलाइट से करते हैं, लेकिन उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, साइड पे रखें। जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस के थ्रू पावर जनरेट हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट है इन प्रेजर्वेशन ऑफ फूड। खुराक को महफूज करने के लिए हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, इसका थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कैन बी यूज्ड फॉर इमेजिंग। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंडर ही हम इसको स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को। ठीक है, वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इमेजिंग के लिए, यानी एक्सरे के लिए या किसी और तरीके से हमने किसी चीज़ का इमेज लेना है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस, किसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए
एंड कैंसर ट्रीटमेंट, और फिर कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। जैसे कि आयोडीन जो है वो हमारे जो गले में थायराइड बन जाता है उसका जो प्रॉब्लम है उसको क्योर करने के लिए यूज़ होता है। स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी, यानी स्किन कैंसर अगर किसी को हो जाए तो उसके लिए बीटा रेडिएशन यूज़ होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई कैंसर आ जाता है तो गैमा रेडिएशन यूज़ होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंडर आती हैं। ठीक है, ओके गाइस, ये थे हमारे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। आप लोगों को अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक ज़्यादा अच्छा समझना हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ या कौन सा अच्छा समझ आया है, इससे हमें अप्रिसिएशन मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।